अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियोमायोपैथी। माइट्रल स्टेनोसिस जो है वो मैं इंशाल्लाह कल करवाऊंगा। आज अब कार्डियोमायोपैथी पढ़ें। कार्डियोमायोपैथी एक समझ लें आप, एक हेरिडिटी डिजीज भी है और एक जेनेटिकल डिसऑर्डर भी है। और बाज़ दफ़ा इन्फेक्शियस जो है प्रॉब्लम्स की वजह से भी आपको ये देखने को मिलती है, कोई टॉक्सिन्स के एक्सपोजर्स की वजह से या इन्फेक्शंस के एक्सपोजर्स की वजह से। इसमें इसमें एक्चुअली आपके जो हार्ट के मसल्स हैं वो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। जो हार्ट के आपके मसल्स हैं वो इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो ब्लड को सही तरह से पंप नहीं कर पाता। और कार्डियोमायोपैथी की वजह से पेशेंट हार्ट फेलियर में चला जाता है, जो हमने कल पढ़ा था। हार्ट फेलियर, हमें आपको पता है कि जब इनफ ब्लड जो है वो हार्ट टिश्यूज की तरफ नहीं सेंड कर पाता, तो इसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं, ठीक है। तो कार्डियक मायोपैथी हार्ट मसल्स की डिजीज है, जो कि जेनेटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, म्यूटेशन की वजह से, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, इन्फेक्शंस की वजह से या एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स की वजह से आपको देखने को मिलती है। अभी ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है, हाइपरट्रॉफिक होती है, रिस्ट्रिक्टिव होती है। इसकी अब थोड़ी सी अगर डायग्राम देखें तो आपको जरा डिटेल में समझ आएगी। दो जो सबसे मेन कॉमन है, एक डायलेटेड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी और एक हाइपरट्रॉफिक कार्डियक मायोपैथी। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि जो आपके वेंट्रिकल्स हैं उनके मसल्स बहुत ज्यादा थिक हो जाते हैं। अब ये देखें, ये नॉर्मल हार्ट है आपके सामने, जिसमें ये आपका वेंट्रिकल है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, और बीच में इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है। और आप देखोगे यहाँ पर बिल्कुल एक नॉर्मल जो है ना वो इसकी विड्थ है, लेंथ है, सारा कुछ। लेकिन अगर इस कंडीशन में आप देखें जो वेंट्रिकुलर डायलेशन है, तो इसमें देखो कि आप कितना हार्ट जो है वो सारा का सारा डायलेट हुआ हुआ है। जो आपको नजर आ रहा है पूरी की पूरी ऐसे टोटल डायलेशन हुई हुई है। इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम बहुत थिन हुआ हुआ है, जो नीचे आपका इंट्रावेंट्रिकुलर पोर्शन है वो सारा थिन हुआ हुआ है। और हार्ट एक बिजार सी शेप के ऊपर जो है ना वो आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि इसमें जो मस्कुलर कैपेसिटी है वो बहुत कम हुई हुई है, मसल फाइबर्स बहुत कम हुए हैं, मसल फाइबर्स स्ट्रेच हुए हुए हैं, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ जो है हाइपरट्रॉफिक है, हाइपरट्रॉफिक में इतनी ज्यादा एक्सेसिव कार्डिक मसल्स हो गए, इतने ज्यादा थिक हो गए हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज जो है वो बहुत छोटा हो गया है कि यहाँ पर इनफ ब्लड ना स्टोर हो सकता है और ना ही इनफ ब्लड जो है वो आगे की तरफ पुश हो सकता है, पंप हो सकता है। बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो गया है। हमारा जो प्रॉफ के हवाले से सबसे मेन है वो है हाइपरट्रॉफिक कार्डिक मायोपैथी, जिसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। आप इसमें भी देख लो कि जरा, ये देखो, ये डायलेटेड की पिक्चर आपको नजर आ रही है कि पूरा डायलेटेड है, इसमें मस्कुलर मैस ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से जो फोर्स है, जितनी फोर्स लगनी चाहिए उतनी फोर्स नहीं लगा पाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। और अगर आप हाइपरट्रॉफिक कार्डिक मायोपैथी में देखते हैं, तो हाइपरट्रॉफिक में आपको क्या नजर आता है कि इसमें सारे के सारे जो मस्कुलर फाइबर्स हैं वो इतने ज्यादा थिक हो गए हैं कि उन्होंने आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर का जो सेप्टम है उसे बहुत ज्यादा, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो साइज है उसे बहुत ज्यादा छोटा कर दिया है, वो बहुत ज्यादा छोटा हो गया है, जिसकी वजह से इनफ ब्लड यहाँ पर स्टोर नहीं हो पाएगा। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आज का हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, जिसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हाइपरट्रॉफिक का तो मतलब हमें समझ आ गया कि हाइपरट्रॉफिक हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो मसल्स हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर के जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है उसके मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। बहुत ज्यादा जो है ना वो मसल्स आपके जो है ना वो इंक्रीज हो जाते हैं, मस्कुलर मैस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अब्स्ट्रक्टिव हम इसे क्यों कहते हैं, अब्स्ट्रक्शन क्यों कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी जो बात समझने के लिए, पहली बात तो ये कि ये कुछ डिसऑर्डर्स लिखे हुए म्यूटेशन के किस वजह से हाइपरट्रॉफिक होती है, कि बीटा मायोसिन म्यूटेशन, ट्रोपोनिन म्यूटेशन, मायोसिन प्रोटीन सी म्यूटेशन, इनके कम से कम नाम आपको आते हैं। तो इसको थोड़ा सा जरा देखें, ये आपका नॉर्मल हार्ट है, ये सारा का सारा आपको लेफ्ट वेंट्रिकल है जिस जगह पे, और ये एओर्टिक वाल्व है जहां से नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड लेफ्ट एट्रियम से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट एट्रियम से एओर्टा से होता हुआ, एओर्टिक वाल्व से गुजरता हुआ जो है वो ब्लड पूरी की पूरी आपकी बॉडी में चला जाता है। लेकिन अब जब इसका मस्कुलर मैस इंक्रीज हो जाएगा, ये देखो जरा कि कितना मस्कुलर मैस इंक्रीज हो गया है, कितना सेप्टम जो है वो कितना थिक हो गया है, कितना ज्यादा थिक है, हाइपरट्रॉफिक हो गया है।
अब इसके हाइपरट्रॉफिक होने की वजह से एक तो आप देखो कि इसका साइज चैम्बर का कितना छोटा हो गया। अगर पहले फॉर एग्जांपल इसमें 500 ml ब्लड आ रहा था, तो अब इसके अंदर 100 ml ब्लड आ पाएगा। तो एक तो इसका साइज बहुत छोटा हो गया चैम्बर का। लेकिन इस मस्कुलर मैस के इंक्रीज होने की वजह से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा वो क्या आएगा कि ये जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, ये इतना ज्यादा मस्कुलर मैस इनका इंक्रीज हो जाएगा कि ये आयोटिक वाल्व के आगे आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप लोगों को इस डायग्राम में बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि आप ये देखें कि ये लेफ्ट इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम इतना ज्यादा थिक हो गया है कि उसने एओर्टिक वाल्व को बिल्कुल हिंडर कर दिया है, एओर्टिक वाल्व को बिल्कुल क्लोज ही कर दिया है, बंद ही कर दिया है। ठीक है, ये देखो आप बिल्कुल बंद हुआ पड़ा यहां से। अब अगर एक तो इसका साइज छोटा हो गया, वेंट्रिकुलर का साइज छोटा हो गया, एक तो ब्लड पहले स्टोर कम हो रहा है, इसमें ब्लड पहले ही कम आ रहा है, और दूसरा जो आ रहा है वो प्रॉपरली एओर्टा में पुश ही नहीं हो पाएगा। और अब सबको पता है कि एओर्टा में सबसे पहले जो ब्लड जहां पर जाता है वो आपकी कॉरोनरी आर्टरीज में जाता है, या कॉरोनरी साइनसेस होते हैं जिससे ब्लड जो है वो पूरे के पूरे हार्ट में चला जाता है। ठीक है, तो पूरे की पूरी जो हार्ट की ब्लड सप्लाई है कॉरोनरी आर्टरीज में वहां चला जाता है। तो सबसे पहले जो इफेक्ट होगा, जो ब्लड सप्लाई इफेक्ट होगी, वो आपके हार्ट की होगी। हुआ क्या है, तीन मेन इश्यूज बने। सबसे पहला मेन इशू क्या है कि मस्कुलर मैस इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि आपका जो सेप्टम था वो छोटा, जो आपका चैम्बर था वो छोटा हो गया। ठीक है, मस्कुलर मैस इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि जो चैम्बर था, जो चैम्बर का साइज था वो छोटा हो गया, पहली बात। दूसरा को जो प्रॉब्लम आया वो क्या आया है कि इस चैम्बर के साइज के छोटे होने की वजह से, छोटा क्यों हुआ है, क्योंकि आपका जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो थिक हो गया। अब वेंट्रिकुलर सेप्टम के थिक होने की वजह से जो एओर्टिक वाल्व है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, एओर्टिक वाल्व में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। क्लियर होगी बात। हाइपरट्रॉफिक भी अब समझ आ गया आपको, और ऑब्स्ट्रक्टिव हम इसे क्यों कहते हैं वो भी समझ आ गया। ठीक है, एक तो चैम्बर का साइज छोटा है, ब्लड पहले ही कम आ रहा है, दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन भी बन गई है, एओर्टा में जो कम आ रहा है वो भी नहीं जा पाएगा। और सबसे पहले यहां पर क्या मौजूद होते हैं, एओर्टिक जो है ना करोनरी साइनसेस, जिससे ब्लड आपकी करोनरी सर्कुलेशन में जाता है। तो जब ब्लड प्रॉपरली एओर्टा में नहीं जा पाएगा तो सबसे पहले जो इफेक्ट होगी वो करोनरी सर्कुलेशन इफेक्ट होगी, जिसकी वजह से आपके हार्ट के जो मसल्स हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। और जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो हाइपोक्सिया होगा, जिसकी वजह से शदीद किस्म की एंजाइना की पेन्स आपको देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, तो ऐसा जो पेशेंट है वो एक्सर्शन के साथ उसको डिस्निया होगा, एंजाइना होगा, उसको पैल्पिटेशंस होंगी, एरिथमियाज आपको देखने को मिलेंगे, S4 का जो साउंड है वो लाउड देखने को मिलेगा ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, और क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर। अब ये क्या होता है, देखिए कुछ मर्मर्स होते हैं जो सिस्टोलिक होते हैं, कुछ होते हैं जो डायस्टोलिक होते हैं। मर्मर क्या होता है, ये एक आपका एक्स्ट्रा साउंड है जो कि किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है, किसी भी स्टीनोसिस की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो स्टीनोसिस की वजह से जो मर्मर्स प्रोड्यूस होते हैं, स्टीनोसिस की वजह से, उनको हम कहते हैं क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो। क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो को क्या मतलब होता है कि इनकी आवाज पहले बढ़ती है और फिर कम होती है, यानी कि पहले क्रिसेंडो, पहले आवाज तेज होती है और फिर आवाज आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। जितने भी स्टीनोसिस वाले मर्मर होते हैं, चाहे वो एओर्टिक की स्टीनोसिस हो चाहे वो पल्मोनरी स्टीनोसिस हो, उसमें जो मर्मर आपको जो एक्स्ट्रा साउंड, एडिड साउंड सुनाई देता है वो क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो होता है। यानी कि पहले इंक्रीज होगा और फिर कम होगा। इंक्रीज कम, इसकी लॉजिक देखो ये है कि अगर आप ये देखें यहां पर इस डायग्राम की तरफ गौर से देखें तो ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से स्टीनोसिस हुई हुई है, रुका हुआ है ब्लड, ब्लड सही तरह से प्रॉपरली नहीं जा पा रहा। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बहुत तेजी से इस छोटे से एरिया से जो है ना ब्लड फास्टली एओर्टा की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से एक शदीद किस्म का साउंड प्रोड्यूस होगा, जिससे जो हम कहेंगे क्रिसेंडो के इंक्रीज हुआ। ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम और क्लियरली दिखाता हूं, यहां पर ये देखिएगा जरा। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल जब ब्लड जो है, यहां पर जो ब्लड मौजूद है वो जब तेजी से इस छोटे से एरिया से गुजरेगा, बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से, तो एक शदीद किस्म का साउंड आएगा जिसको हम कहेंगे क्रिसेंडो, इंक्रीज साउंड। उसके बाद जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो साउंड आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, जिसको जिसकी जिसकी वजह से इस मर्मर को हम कहते हैं क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो। तो पेशेंट जो आपके पास जनाबे वाला प्रेजेंट करेगा वो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आएगा, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर का जो आउटफ्लो ट्रैक है उसकी स्टीनोसिस हुई होगी, ब्लड स्मॉल ओपनिंग से गुजरेगा, क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मर्मर देगा, एंजाइना के साथ पेशेंट आएगा, डिस्निया के साथ आएगा, लाउड S4 साउंड के साथ आएगा। ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो आपको देखने को मिल रही होंगी।
अब इसकी डायग्नोसिस, डायग्नोसिस सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ दो चीजें, एक ईसीजी और जो इसका मेन डायग्नोसिस है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इसका मेन जो जहां से 100% कंफर्मेशन होती है, गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस है, वो इकोकार्डियोग्राम है। ठीक है, आपके पास इकोकार्डियोग्राफी है। जो ईसीजी है उसमें, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में आपको V1 से V3 की लीड में एक डैगर लाइक क्यू वेव देखने को मिलेगी। डैगर हम कहते हैं खंजर को, ऐसे खंजर लाइक क्यू वेव आपको देखने को मिलेगी, खंजर लाइक, मैं भी आपको दिखाता हूं। और इकोकार्डियोग्राम में जब आप, इकोकार्डियोग्राम इज जस्ट लाइक द अल्ट्रासाउंड ऑफ द जो है ना वो हार्ट, जिसमें आपको बड़ा क्लियरली हाइपरट्रॉफी नजर आ रही होगी, बड़ा क्लियरली आपको जो है ना वो नजर आ रहा होगा कि इसका जो एओर्टिक वाल्व है वो स्टीनोज हुआ है। ये दोनों चीजें मैं आपको दिखाता हूं जिससे आपको क्लियर होगा। ये देखें जरा, हमने ये देखो यहां पर आपको कैसे, इस जगह पर देखें कैसे आपको ये डैगर लाइक जैसे कोई खंजर होता है वैसे आपको देखने को मिल रही है, जिस तरह खंजर कोई होता है इस तरह आपको अपीयरेंस। और जरा ये डायग्राम गौर से देखो, ये देखो ये बिल्कुल ऐसे ऐसे खंजर की तरह ऐसे ऊपर उठी हुई, ये आपको इस तरह की चेंजिंग आपको ईसीजी में देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये और भी कुछ डायग्राम्स मैंने ऐड किए हैं जो आप लोग देख सकते हैं। ये देखो जरा, इस डायग्राम में भी आप देखें कि खंजर लाइक आपको देखने को मिल रही है, जैसे डैगर लाइक होती हैं। इकोकार्डियोग्राम में, अब ये इकोकार्डियोग्राम है, इसमें देखो बहुत क्लियरली आपको इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो कैसे हाइपरट्रॉफिक नजर आ रहा है। ये देखो कैसे ये पूरा हाइपरट्रॉफ्ड हुआ हुआ है, और ये आप देखो कि कितना साइज इसका छोटा हुआ है हाइपरट्रॉफी की वजह से। तो बड़ा क्लियरली आपको नजर आ रहा होता है आपको इकोकार्डियोग्राम के अंदर भी कि कैसे साइज छोटा हुआ है और कैसे आपकी हाइपरट्रॉफी हुई है मसल्स की। तो ये था ईकेजी और एसीजी का। अब मैनेजमेंट इसकी क्या है, देखिए ये कोई ऐसी डिजीज तो है नहीं कि जो मेडिकेशन से फौरी तौर पे रिवर्स हो जाएगी। एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है, इन्फेक्शंस का की वजह से कोई प्रॉब्लम आपको होती है, तो आप इसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर सकते हैं। जैसे आप बीटा ब्लॉकर्स दे देते हैं ताकि अगर जो है ना उस सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से जो हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, और हार्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो आप हार्ट रेट को स्लो करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। उस पेशेंट को कहते हैं कि कोई भी आपने जो है ना वो हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई भी किसी किस्म की भी आपने जो हार्ड एक्टिविटी नहीं करनी, कोई आपने वर्कलोड अपने ऊपर नहीं लेकर आना। बीटा ब्लॉकर्स इनिशियल ड्रग्स हैं सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, ताकि हार्ट रेट डिक्रीज हो और ज्यादा ऑक्सीजन कंजप्शन ना हो, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो, और पेशेंट को जो है ना वो रिलीफ मिले। उसके बाद आपके पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, और ये उन पेशेंट्स को हम देते हैं अगर कोई बीटा ब्लॉकर्स के साथ ना रिस्पॉन्ड कर रहा हो तो फिर हम उसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। उसके साथ अगर पेशेंट में, जाहिर सी बात है कि इसमें फ्लूइड ओवरलोड होता ही होता है, तो फ्लूइड ओवरलोड को रोकने के लिए हमारे पास डायूरेटिक्स हैं। और अगर बहुत ज्यादा टैकीकार्डिया हो गया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो गया है, तो फिर हम उसको जो है ना वो डायस्परमाइड भी देते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये आपके पास कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स हैं, आपने सबसे पहले उसको अवॉइड करना है कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटी से। उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स हैं जो कि हार्ट की एक्टिविटी को थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, डायूरेटिक्स हैं जो फ्लूइड रिटेंशन को खत्म करते हैं, और अल्टीमेटली आप सर्जरी करवाते हैं मायोमेक्टमी, ताकि एक्सेसिव जो टिश्यू है उसे रिमूव किया जा सके। लेकिन इसकी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। सिंपली इस पेशेंट को सारा ज़िंदगी अपने जो है ना वो बड़ी एहतियात के साथ चलना पड़ता है और मेडिकेशंस के साथ चलना पड़ता है। ये कुछ मैंने इन तीनों का फ़र्क लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने लाजमी एक दफ़ा पढ़ लेना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा यूक्यू में इसमें से एमसीक्यूज आ जाता है कि डायलेटेड, हाइपरट्रॉफिक और रिस्ट्रिक्टिव का क्या फ़र्क है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इसको अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें, और अगर कोई इशू हो तो फिर आप ग्रुप में पूछ लें। इंशाल्लाह ताला कल जो आपका माइटल स्टेनोसिस का लेक्चर है वो लाइव होगा।